नमस्कार। हमने एक जो मुहिम चलाई है 2020 फरवरी में जो दिल्ली में दंगा हुआ था, उत्तरी पूर्वी दिल्ली में जो नरसंहार हुए थे, उसको लेकर के उसकी सारी सच्चाई आप लोगों तक सामने लाने की, एक एक पन्नों को खोलने का और परत दर परत इसको इसकी जो एक एक गुत्थियां हैं वो सुलझाते हुए आपके सामने रखने की, और इस मुहिम में आप सभी का स्वागत है। न्यूज़ अड्डा के इस प्लेटफॉर्म से हम कोई अपनी कही हुई बातें नहीं कर रहे हैं, हम वही बातें कर रहे हैं जो बड़े ही सबूतों के साथ चार्जशीट में संलग्न है और उसके पीछे कई कबूलनामे भी हो चुके हैं, और उन्हीं को लेकर के मैं आपके सामने आई हूं ताकि आप समझ सके, जान सके कि जो सीए एनआरसी के विरोध में जो प्रोटेस्ट चल रहा था वो कितनी बड़ी साजिश थी। वो साजिश थी भारत को बर्बाद करने की, वो साजिश थी भारत के हिंदुत्व को बदनाम करने की, और वो साजिश थी भारत को एक इस्लामिक कंट्री में कन्वर्ट करने की। शर्जिल इमाम, उमर खालिद, शैला राशिद और खालिद सैफी जैसे लोग जो हैं वो इसके मास्टरमाइंड थे, जो कि टर्की से, मलेशिया से, पाकिस्तान से, चाइना से लगातार संपर्क में थे। उनसे वहाँ से इन लोगों को पैसे भी आ रहे थे। इनके बैकबोन बने हुए थे लेफ्ट के जो कुछ लोग हैं, वो लोग लेफ्ट इनके साथ कदम पे से कदम मिला के चल रहा था, और इस पे मॉनिटरिंग कर रहे थे योगेंद्र यादव, प्रसाद टंडन जी जो कि लेफ्ट विंग से हैं, और शर्जिल इमाम घूम घूम के लोगों को भड़का रहा था। उमर खालिद घूम घूम के लोगों को कन्विंस कर रहा था भारत के खिलाफ खड़े होने के लिए, और मुसलमानियत को के अक्सरियत को लोगों तक फैलाने के लिए कि हम मुसलमान हैं और हमें अपना हक मांगना है। ये जो प्रोटेस्ट था वो सिर्फ सीए एनआरसी के लिए नहीं था, वो एक प्रोटेस्ट एक गहरी साजिश थी भारत को बर्बाद करने के लिए, जिसमें इस देश के मुसलमानों का इस्तेमाल किया जा रहा था। और इस देश के मुसलमान, जो कि कई मुसलमान तो ऐसे भी जो बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े चेहरे हैं, बॉलीवुड से हैं और इंटेलेक्चुअल अपने आप को कहते हैं, जिनके जो कि अपने आप को पेज 3 के पन्नों में सुर्खियों में रहते हैं, जो एक रूढ़िवादी सोच से अपने आप को बाहर रखते हैं। लेकिन जब ये प्रोटेस्ट सामने आया तो वो पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके थे कि आखिर उनके अंदर में क्या चीज़ बसता है इस देश को लेकर के। तो हमने अलीगढ़ में किस तरह के भड़काऊ भाषण और क्या क्या संविधान से लेके, गांधी से लेके, मौजूदा मोदी सरकार से लेके, कांग्रेस से लेके हर एक व्यक्ति के खिलाफ ये बोला है, और वो बड़े ही तरीके से बोला है कि इतिहास में जो ये पन्ने बनाए गए हैं वो कितना खतरनाक है और मुस्लिम विरोधी है। वो किसी भी हाल में ये माने, वो बार बार बोल रहा है कि हमें सीए और एनआरसी के खिलाफ सिर्फ नहीं है, हमें अपना हक लेना है, हमें इस देश में अपनी जो पैठ है वो जमानी है, हमें जो हमारी जो इस्लामिक माइंडसेट है, हमारा जो जिहाद है वो सिर्फ इस छोटी सी जीत के लिए नहीं है, बल्कि जीत ये है कि इस देश में जो इस्लामीकरण है वो होना बहुत ज़रूरी है। हमारी जो सोच है उसका यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट बहुत ज़रूरी है। तो हमने बात कर ली है कि किस तरह से 16 जनवरी 2020 को वो अलीगढ़ में भाषण देता है। करीब 30 पन्नों का ये भाषण था, और उसमें कैसे खतरनाक जो है शब्दों का, लाइनों का इस्तेमाल किया गया है, ये सब आप जानते हैं। अब हम आते हैं 18 को बड़ी छोटी सी इंसिडेंट होती है। शर्जिल इमाम जो है वो आफरीन फातिमा से बात करता है। आफरीन फातिमा को बोलता है कि इलाहाबाद में तुम चले जाओ, वहाँ पे जो इंद्रलोक में प्रोटेस्ट चल रहा है उसको संभालो, वहाँ पे स्पीच दे के आओ और लोगों को एकजुट करो, वहाँ पे भीड़ को जो है वो मोबिलाइज करो। उसके बाद आते हैं हम 22 जनवरी 2020 को जो शर्जिल इमाम है वो आसनसोल वेस्ट बंगाल जाता है, और वहाँ भी एक बहुत ही भड़काऊ भाषण देता है। चार्जशीट में लिखा गया, इन पर्सन्स एंड फर्दर हिंट्स ऑफ द कॉमन कंस्पिरेसी अक्यूज्ड शर्जिल इमाम वेंट टू आसनसोल वेस्ट बंगाल for mobilization of Muslim against CNRC. As per conspiracy, he delivered a speech which aimed at disturbing the unity, integrity, security and sovereignty of India. The transcript of the speech of Shirjil Imam is एज अंडर, वो संलग्न किया गया है। शर्जिल इमाम वहाँ पहुँचता है, शर्जिल इमाम जिंदाबाद के साथ उसका स्वागत होता है। वो बोलता है बैठ जाइए, अस्सलाम वालेकुम, मैं पहली बार आसनसोल आया हूँ और मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा कि कुछ देर हो गई, 2-3 घंटे आने में लग गए क्योंकि हाईवे बहुत जाम था। मुझे तो उम्मीद थी कि 6-7 बजे तक पहुँच जाएंगे, लेकिन देरी हो गई, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अभी ये तो सब अभी ये तो हम सबको
अब तक खबर हो गई होगी कि हिंदुस्तान में मुसलमान सड़कों पर हैं। और ये खबर तो अभी सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर के कानों कानों तक पहुंच चुकी है। हिंदुस्तान को छोड़ो, पहली चीज़ तो ये समझना होगा कि हमें ये समझना होगा कि आखिर मुसलमान जो सड़कों पर आए हैं, क्या वे सिर्फ CAA NRC के खिलाफ आए हैं? मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। मैं 1.5 महीने से सड़कों पर घूम रहा हूं, 1.5 महीने से मैं अपने कमरे पे नहीं गया हूं। और अगर आप देखें तो 2 महीने हो गए जब मैं सड़क दर सड़क भटक रहा हूं सिर्फ बिहार में। यह रिपोर्ट सिर्फ बिहार पटना के में कम से कम 8 से 10 जने, आप लोगों की तादाद तो माशाअल्लाह बहुत है। जब 8 से 10 जने भी होते थे तब भी मैं वहाँ जाता था, तब भी मैं स्पीच देता था, उन लोगों को अवेयर करता था। और ये जो लड़ाई है वो सिर्फ CAA NRC के खिलाफ नहीं है। 20 से 22 दिनों तक हम सड़क पर सोए हैं, ठीक है। तो हम बस पब्लिक क्लैपिंग में ये के लिए नहीं आए हैं। हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर पिछले 1.5 महीने से मैंने 20-25 हज़ार लोगों से बातें की तो उसमें सब शरीयत को CAA NRC नहीं पता, थोड़ी बहुत डिटेल पता है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि एग्जैक्टली ये है क्या, या हमला किस पर हो रहा है, कहाँ हो रहा है। ये छोड़िए, आसाम की हालत कितने दिनों से क्या है लोगों को पता नहीं है, क्योंकि वहाँ पे इंटरनेट जो है वो बंद कर दिया गया है, लोगों तक खबरें नहीं पहुँच पा रही हैं। मुसलमान अब तक चुप था, अब मुसलमान बाहर आया है और चुप नहीं रहेगा। ये बाहर एक चीज़ के लिए नहीं आया है, जैसा कि इशाक फरमा रहे थे, वो अपना हक मांगने के लिए बाहर आया है। और जब फाइल खुलेगी तो इनके 1 गुनाह नहीं 100 गुनाह हैं जिनकी सज़ा इनको भुगतनी पड़ेगी। और इसी 6 महीने की बात अगर ले लें तो आपके साथ क्या क्या किया गया है। ट्रिपल तलाक का मसला, जिसमें मर्दों को जेल भेजने का जो कि सिर्फ और सिर्फ मर्दों को जेल भेजने का सामान है। ज़मीन छीन ली गई आपसे, है कि नहीं। कश्मीर का मसला है, आपको तो पता ही होगा, पता है कि नहीं। हो सकता है इंटरनेट बंद हो, इंटरनेट तो अल्लाह जाने कब तक बंद रहेगा, कोर्ट तो कुछ सुनने वाला नहीं। फिर आया CAA का मसला। अब CAA NRC के मसले में 2 मिनट बोल लेता हूँ, क्योंकि असल अभी का मौजूद वही है, जो मौजूद है वो वही है। अभी जो हम यहाँ शहरियों को एक लिस्ट बनाए हैं, यही है कि हम यहाँ के शहरियों को एक लिस्ट बनाएंगे। इसमें जो पहली चोट लगी बड़ी वो 1971 की जंग है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की 71 की जंग, जिसमें सबसे ज़्यादा ये सब खित्ता है। इस खित्ते पर असर हुआ, बंगाल व आसाम के खित्ते पर असर हुआ कि करोड़ों लोग जंग में मारे गए, इधर उधर हो गए। कुछ यहाँ आए, कुछ आसाम गए, कुछ इधर उधर भटक गए, जिनके पास कागजात तो छोड़िए, उनके घर बार का पता भी नहीं है, भगाए गए हैं भाई। वो खुद मुहाजिर हैं, जिनकी हालत आज आप देख सकते हैं। तो पहले तो ये याद कर रखिए कि ये जो सिटीजनशिप का रजिस्टर बन रहा है और जिनमें मुतालिक ये बात हो रही है कि इसकी ज़िम्मेदारी किसकी है, वो कहाँ से बेघर हुए। वो बेघर इसलिए हैं, उनको भगाना था, उन्हें बंगाल ने भगाया था नहीं। ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग हुई थी, याद रखिएगा। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग, जो पताश में लाखों करोड़ों लोग बेघर हुए, और उसकी ज़िम्मेदारी अकेली ना आसाम की है, ना पाकिस्तान की, ना बांग्लादेश की। ये पहल तो इंटरनेशनल प्रॉब्लम है। इस बात को याद रखिएगा कि यह इंटरनेशनल प्रॉब्लम है और एक सरकार की मनमानी हम कभी कबूल नहीं करेंगे। ये शर्जील इमाम बोल रहा है, वो 71 के जंग के लिए हिंदुस्तान को जिम्मेदार ठहरा रहा है और बोल रहा है कि बांग्लादेश से जो लोग इधर उधर हुए वो उनकी नहीं, ये हिंदुस्तान की जिम्मेदारी थी। उसने बेघर किया लोगों को। ये जो युद्ध हुआ वहीं से मुसलमानों को जो है बर्बाद करने के लिए और बेघर करने की तैयारी जो है वो शुरू हो गई थी। बताइए, जो युद्ध हमारे देश के लिए एक शान है। हमने पाकिस्तान को सबक सिखाया था, हमने पाकिस्तान को ये बतलाया था कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है। और सिर्फ पाकिस्तान का नहीं बल्कि पूरे विश्व का नक्शा भारत ने बदल दिया था और बांग्लादेश एक देश के रूप में उदय हुआ था।
युद्ध में जो फ़क्र की बात है, जिसको लेकर के पूरा विश्व हिंदुस्तान को लोहा मानता है, आज वही शर्जील इमाम उस युद्ध को एक कालिख बताता है, मुसलमानों के खिलाफ बता रहा है और ये बता रहा है कि मुसलमान उस वक्त में मारे गए थे और बेघर हुए थे और इसके लिए हिंदुस्तान जिम्मेदार है। वो पाकिस्तान को भी प्रोटेक्ट कर रहा है, वो बांग्लादेश को भी प्रोटेक्ट कर रहा है। अब समझ लीजिए कि क्या हालात हैं, क्या जहन में किस तरह की बातें हैं, किस तरह का सोच है और किस तरह से वो आगे बढ़ रहा है। सीए को ख़त्म करवाएगा, आर्मी में हमारे लोग हैं नहीं हैं, अदालत में हमारे लोग हैं नहीं हैं हमारे लोग, तो फिर हम कहाँ हैं बताइए? जेल में हैं और हम अब जाएंगे डिटेंशन कैंप में। तो भाई एक एक करके उठाएंगे, अपनी हिम्मत नहीं टूटनी चाहिए, हम अपनी हिम्मत जुटाएंगे। आज 50 को उठाया, कल 50 को उठाएंगे और आप क्या करेंगे? आपकी हिम्मत टूट जाएगी और आप छिपते फिरेंगे। तो क्या होगा? आपकी हिम्मत टूटेगी, आप कागजात जमा करेंगे कि हमें किसी तरह बचने का मौका दे दो। ये वक्त है इम्तिहान का। अगर हम में से एक भी आदमी को उठाया जाए तो और डिटेंशन कैंप में डाला जाए तो समझ लीजिए कि इस बात को कि कोई किस्सा हो ही नहीं। देखिए, दो चीज़ें होती हैं, एक होती है जानकारी, तो हमें जानकारी हासिल करें कि क्या चल रहा है, और दूसरा होता है एक्शन, अमल, कि हम क्या अमल करें। और इसको लेकर के वो बड़ी बड़ी बातें बोल रहा है जो शर्जील इमाम है। मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ कि आखिर शर्जील इमाम इस तरह की बातें कैसे बोल सकता है, उसको इस तरह की इतनी खौफनाक भाषा किस तरह से बोल सकता है। बहुत लंबा ये भी भाषण है आसनसोल का, जिसमें बहुत ही भड़काऊ चीज़ें बोली गई हैं। अगर हम में से एक भी, वो बोलता है कि अगर हम में से भी एक भी उठता है तो हमें जो है एक्शन लेना पड़ेगा, हमें चुप नहीं रहना है। वो इस तरह की बातें बोलता है। अल्लाह की वो हालत है कि उन्हें हटाने के लिए इजाज़त लेनी होती है, हम जो चाहें वो कर सकते हैं। तो इस बात को समझिए कि इंटरनेट ने आपको बहुत बड़ी ताकत दी है और इस ताकत का खूब इस्तेमाल कीजिए। आज जो हम यहाँ बैठे हैं, शाहीन बाग की फ़ोटो देख रहे हैं, वो आप समझ सकते हैं ये इंटरनेट का ही मसला है। और वो सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने की बात करें, उनको पता है कि क्या आफत आने वाली है। अरे भाई, अगर एनआरसी का पेपर नहीं है तो क्या मानेंगे कि ये मैं पाकिस्तानी हिंदू था या बांग्लादेशी हिंदू था, जिसके माँ बाप 10 जनरेशन से यही मेहनत करते करते मरे हुए हैं। वो बोलेगा कि मैं पाकिस्तानी हिंदू हूँ, कभी नहीं बोलेगा। तो उसकी भी गैरत वो कबूल नहीं करेंगे, उसकी भी हमें मदद लेनी है। सीए पर भी लेनी है, एनआरसी पर भी लेनी है, लेकिन अपनी शर्तों पर। हमें आके ये ना बताने कि हमें क्या करना है। अगर हम सड़क पे जाम कर रहे हैं और आप मदद कर रहे हैं तो ये खूब जमेगा और ये देश जो है हमारी शर्तों पे चलेगा। ऐसी बातें वो बोलता है, जगह जगह जाता है, भाषण देता है। शर्जील इमाम भारत के खिलाफ भड़काता है और ये सारे जो बातें हैं चार्जशीट में बाकायदा सबूतों के साथ लिखी गई है। आगे भी हम बातचीत करेंगे, बातचीत का ये सिलसिला हमारा जारी रहेगा। जो मुहिम हमने चलाई है उसे हम तो जारी रखेंगे, लेकिन ये आपका भी दायित्व बनता है कि इस मुहिम को आप तेज़ करें और लोगों तक पहुंचाएं कि क्या आखिर हो रहा था उस वक्त में, और आगे भी जो हो रहा है, जो इस देश के कुछ मुसलमान हैं वो किस सोच के साथ इस देश की बर्बादी का इंतज़ार कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।